गाइस, इधर अपन देखेंगे 2022 के एएआई के शिफ्ट 2 के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब अभी अपन कवर करेंगे। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये एक ईडम है, मुहावरा है। इसका मीनिंग होता है कि सारे रिस्क एक साथ ही ले लिए हैं, है ना। रिस्क वाला जो काम होता है, मतलब इसमें हर जगह से रिस्क ही रिस्क है। कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हर जगह से रिस्क ही रिस्क है ना। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, रिस्क एवरीथिंग इन वन वेंचर। वेंचर का मीनिंग होता है कुछ नई और जोखिम भरी परियोजना, कुछ नए प्रोजेक्ट्स है ना, जो बहुत उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम है ना। और जोखिम किस में होती है, क्योंकि सफलता निश्चित नहीं, मतलब जोखिम किस में होती है, जहाँ पे सफलता निश्चित नहीं होती है ना, वहाँ अपन कह देते हैं कि हाँ इसमें रिस्क है ना। रिस्क फैक्टर अपन ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट मीनिंग रिस्क एवरीथिंग इन वन वेंचर। एक सेकंड इडियम है, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरोसिटी मतलब होता है जानने की उत्सुकता, है ना। जानने की मतलब तीव्र उत्सुकता, है ना। बहुत ज़्यादा आपको जानने की बहुत ज़्यादा लगी हुई है ना, मतलब जानना है बहुत ज़्यादा। तो क्यूरोसिटी किल्स द कैट, इसका मीनिंग होता है इंक्वायरिंग इनटू अदर्स बिजनेस कैन बी डेंजरस। दूसरों की लाइफ में ताकाझाकी नहीं करनी चाहिए। सिंपल मीनिंग, इंक्वायरी इनटू अदर्स बिजनेस कैन बी डेंजरस। दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना कैन बी डेंजरस, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। कॉन्सिरेज, कॉन्सिरेज का मतलब होता है द्वारपाल, गेट कीपर। कॉन्सिरेज, कॉन्सिरेज मतलब द्वारपाल, गेट कीपर। कॉन्सिरेज, इसकी जो स्पेलिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, CONCIERAGE। कॉन्सिरेज, द्वारपाल, जो गेट कीपर होता है वो, है ना। एग्जीवेटर, एग्जीवेटर मतलब खुदाई, खुदाई के यंत्र, खुदाई करने के लिए जो यंत्र जमीन के खोदते हैं ना अपन किसी चीज़ को, खुदाई के यंत्र, तो एग्जीवेटर। A person who take care of the collection in museum and exhibits in an gallery। तो मतलब जहाँ पे म्यूजियम होता है, एग्जीबिशन लग रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो भी सामान होता है उनका ध्यान रखने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं अपन संग्रहाध्यक्ष। संग्रह अध्यक्ष। तो ये संग्रह अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। CURATOR, क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब संग्रह अध्यक्ष। ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ द कलेक्शन इन म्यूजियम एंड एग्जिबिट्स इन एन गैलरी, क्यूरेटर, संग्रह अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डियंस। अकॉर्डियंस मतलब एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों हाथों से पकड़कर बजाया जाता है। तो यहीं लिखा हुआ है, दोनों हाथों से पकड़कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र अकॉर्डियन, है ना। अकॉर्डियन वो होता है जो दोनों हाथों से बजाकर एक यंत्र होता है, बेसिकली एक वाद्य यंत्र, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको दोनों हाथों से पकड़कर बजाया जाता है, ठीक है, अकॉर्डियन। बैरोक्यू, बैरोक्यूज मतलब भवन निर्माण। बैरोक्यूज भवन निर्माण यूज टू डिस्क्राइब ए हाईली डेकोरेटेड स्टाइल ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर, आर्ट, म्यूजिक ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। तो बोरोक्यूज क्या होता है, मतलब एक बहुत ही डेकोरेटेड स्टाइल, मतलब यूरोपियन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड म्यूजिक। तो बेसिकली बोरोक्यू का मतलब भवन निर्माण होता है, और इसको इस तरीके से भी यूज़ लिया जाता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो आर्किटेक्चर, वहाँ का आर्किटेक्चर था, जहाँ वहाँ का आर्ट और म्यूज़िक, जो उनकी स्टाइल थी, मतलब जो डेकोरेटेड स्टाइल थी, मतलब जो प्रेजेंट करने की जो स्टाइल थी, कब की बात है ये, 17 और 18 सेंचुरी में जो भी यूरोपियन आर्किटेक्चर, आर्ट और म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करने की जो भी स्टाइल थी, उसे भी बैरोक्यू के नाम से जाना जाता है। तो बैरोक्यू का मेन जो मीनिंग है वो है भवन निर्माण, है ना, भवन निर्माण। एडॉप्स, एडॉप्स मतलब कच्ची ईंट, है ना। एडॉप्स कच्ची ईंट, है ना। कच्ची ईंट, अपन लोग पक्की ईंट अपने घरों को बनाने के लिए यूज़ लेते हैं। कच्ची ईंट जो मड से बनाई जाती है ना, मिट्टी से, धूप में उसे सुखाया जाता है, वो होती है एडॉप्स, है ना, कच्ची ईंट। सर्कुलर बिल्डिंग विद डॉम्स, सर्कुलर बिल्डिंग विद डॉम्स, उन्हें क्या बोला जाता है? रोट्यूडेंट्स।
क्या बोला जाता है? रोट्यूंडस, 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 रोट्यूंडस। ये डोम्स क्या होते हैं? डोम्स बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, वो जैसे स्तूप होते हैं, बौद्ध स्तूप, तो ऊपर से उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कर्व टाइप का होता है, उनको डोम्स बोला जाता है। तो जो सर्कुलर बिल्डिंग होती है ऊपर से उनमें डोम शेप होती है, उन्हें बोला जाता है रोट्यूंडस, रोट्यूंडस, रोट्यूंडस। कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब लड़ाई, है ना? कॉम्बैट मतलब लड़ाई, संघर्ष, विशेषतः युद्ध में, मतलब लड़ाई। कॉम्बैट मतलब लड़ाई। ए विग्रस कैंपेन, कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। एक कैंपेन जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए चलाया जाता है। क्रूसेड, धर्म युद्ध, है ना? धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, क्रूसेड, धर्म युद्ध। एवोकेटिव मतलब प्रिय रूप से प्रबल छवि या अनुभव का स्मरण कराते हुए। माइंडफुल, रिडोलेंट, माइंडफुल, रिमाइंडफुल, रेजोनेंट, अवेयर, मतलब जो भी अपनी पास्ट अच्छी मेमोरीज हैं, जो भी अच्छे एक्सपीरियंस हैं, उनको एवोकेटिव, एवोकेटिव। डिसीविंग मतलब धोखा देना, डिसीविंग, DECEIVING, डिसीविंग मतलब धोखा देना, डिसीविंग, धोखा देना। ओके, नेक्स्ट है अपना पाइल। पाइल मतलब ढेर, जैसे कपड़ों का ढेर, कचरे का ढेर, है ना? पाइल ऑफ लॉन्ड्री, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। पाइल ऑफ लॉन्ड्री मतलब कपड़ों का ढेर, है ना? कपड़ों का ढेर। गुलाइबल, गुलाइबल मतलब ऐसा इंसान जो बहुत मासूम होता है ना? गुलाइबल, आसानी से धोखा खाने वाला। जो मासूम होता है उसको आसानी से धोखा दे देते हैं अपन लोग, है ना? बड़े चालाक लोग होते हैं। तो गुलाइबल, आसानी से धोखा खाने वाला इंसान, है ना? मासूम जिसे कह सकते हैं, मासूम होता है वो, बहुत भोला भाला होता है, उसको आसानी से धोखा दे देते हैं। वेरी बैड, नहीं देना चाहिए किसी को भी। जॉवियल, जॉवियल मतलब होता है चीयरफुल और फ्रेंडली। कुछ लोग होते हैं ना जिनके हर जगह फ्रेंड बन जाते हैं, कौन हुए वो? जॉवियल। When the demand and supply curve intersect each other, equilibrium price is determined. जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब वहाँ उस पॉइंट से अपन को पता चलती है इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना? इन 1985 द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना? इन 1985। लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विद बांग्लादेश इज 4096, 4096। तो मतलब अपनी इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ जो सरहदी सीमा है वो कितनी है? 4096, 4096, 4096। एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजर, एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजर was well known for his discovery of oxygen role in combustion and respiration. तो एंटाइन लॉरेंट लॉविजर जो है ना, उन्होंने क्या डिस्कवरी की? ऑक्सीजन रोल के बारे में पता लगाया कि ऑक्सीजन रोल जो कंबशन और रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन रोल है क्या, मतलब ऑक्सीजन का क्या रोल है इन कंबशन और रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया और कंबशन, अपन किसी चीज़ को जलाते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है, ऑक्सीजन की क्या भूमिका है। तो इसके बारे में डिस्कवरी की किसने? एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजर ने, एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निधि कंपनी इज रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो निधि कंपनी, है ना? निधि कंपनी कब किस सेक्शन के अंडर आती है? 406। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनी एक्ट 2013। तो निधि कंपनी इज रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। चाऊ खंडी स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चाऊ खंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में। धामेक, धामेक स्तूप कहाँ पे? वाराणसी, यूपी में। धामेक स्तूप वाराणसी, यूपी में। केसरिया तेजपुर दौर बिहार में। महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है? बोध गया, बिहार में। तो चाऊ खंडी स्तूप कहाँ है?
चाऊखंडी स्तूपा उत्तर प्रदेश में, देमेक स्तूपा वाराणसी यूपी में, केसरिया वो बिहार में है ना, तेजपुर दौर बिहार, और महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार। रिकेट्स, रिकेट्स एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, जनरली बच्चों में होती है। क्यों होती है? विटामिन डी की कमी के कारण होती है। विटामिन डी की कमी तो होती है तो उनके पैर में कुछ उनके पैर कुछ ऐसे धनुषाकार आकृति जैसा ले लेते हैं, है ना, और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं उनके पैर। तो वो ही होती है रिकेट्स। वो किस कारण होती है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण होती है रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इसके कारण होती है रिकेट्स। और अपन नेक्स्ट देखते हैं, इन 1932 येरावाड़ा सेंट्रल जेल, जस्ट वेट, ओके, इन 1932 येरावाड़ा सेंट्रल जेल इन पूना पैक्ट साइन। तो येरावाड़ा सेंट्रल जेल में, है ना, द पूना पैक्ट, एक पूना पैक्ट साइन किया गया। कब? 1932 में। येरावाड़ा सेंट्रल जेल में पूना पैक्ट एक्ट साइन किया गया 1932 में। विंटर सीजन डू नॉट डू द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून विंटर। तो क्या होता है, विंटर सीजन डू द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल। तो जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है वहाँ पे रेनफॉल बड़ी जल्दी रिसीव होता है। क्यों? ड्यू टू द मानसून इन विंटर, है ना। 7th अमेंडमेंट एक्ट सब्सटीट्यूटेड द कैटेगरी ऑफ यूटी यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी इन प्लेस ऑफ पार्ट सी स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है, 7वां संशोधन जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में, द कैटेगरी ऑफ, वो किससे रिलेटेड है? कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी इन प्लेस ऑफ पार्ट सी। पार्ट सी में जो पार्ट सी के स्टेट्स है ना, पार्ट सी के बारे में, तो यूनियन टेरिटरी इन प्लेस ऑफ द पार्ट सी स्टेट। तो यूनियन टेरिटरी है पार्ट सी स्टेट्स की जगह, ठीक है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट सब्सटीट्यूटेड द कैटेगरी ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी इन प्लेस ऑफ द पार्ट सी स्टेट्स। तो मतलब जो पार्ट सी स्टेट्स थे उनकी जगह पे क्या लाया गया? यूनियन टेरिटरी, है ना। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट सब्सटीट्यूटेड द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी इन प्लेस ऑफ पार्ट सी स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन टेरिटरी को लाया गया स्टेट्स की जगह, किस में? पार्ट सी में, है ना। पार्ट सी में लाया गया स्टेट्स की जगह यूनियन टेरिटरी को पार्ट सी में। कब? 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। थैंक यू सो मच।